तो क्लास कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका कैलविन और मैं उमरीद आपके सामने हाजिर हूं आपकी 10th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का बड़ा ही शानदार चैप्टर लेके जिसका नाम है पावर शेयरिंग। और भाई साहब ये पावर शेयरिंग हम एक शॉट में कंप्लीट करेंगे, यानी एक शॉट में पूरा चैप्टर कंप्लीट। क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, सारे पॉइंट्स, सारे चैप्टर कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, किस किस टॉपिक से एज इट इज़ क्वेश्चन बनते हैं आपके चैप्टर के अंदर। मतलब अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया तो मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर के अंदर से ऐसा कोई क्वेश्चन रहेगा जो आप ना करके हो। भाई एक बार ये चैप्टर पढ़ो, सारी चीज़ें खत्म, खल्लास फिनिश, ओके टाटा बाय बाय। ये हमारी गारंटी है, मास्टर की गारंटी है यार, क्या टेंशन ले रहे हो तो चलिए क्लास पावर शेयरिंग शुरू करने से पहले ठीक है बच्चा, हम कुछ चीज़ जान लेते हैं कि इसके अंदर हम बेसिकली दो देशों की जो कंडीशंस हैं या फिर आप कह सकते हैं केस स्टडी है वो पढ़ने वाले हैं। और जो दोनों देश हैं, पहला है हमारे पास श्रीलंका, ठीक है अच्छा, और दूसरा है हमारे पास बेल्जियम। श्रीलंका एंड बेल्जियम। देखो भाई जहाँ पर पॉजिटिव होता है वहाँ पे नेगेटिव भी होता है, जहाँ पे नेगेटिव होता है वहाँ पे पॉजिटिव भी होता है। मेरी राइटिंग को माफ कर देना, मेरी राइटिंग मेरी घटिया सी है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ समझते हैं बच्चा मेरे कि श्रीलंका और बेल्जियम के अंदर फर्क है। एक पॉजिटिव वे है पावर शेयरिंग का, एक नेगेटिव वे है। यानी एक ने पावर शेयरिंग अच्छे से करी इसलिए उसके देश के अंदर सारी चीज़ें इक्वली बैलेंस रही, ठीक है, और चीज़ें स्मूथली चलती रही। लेकिन वहीं अगर हम दूसरे देश की बात करते हैं, जैसे श्रीलंका की बात करते हैं, उसने मेजोरिटेरियज्म अपनाया, जहाँ पर मेजोरिटी का राज चला और चीज़ें बदल गई, वहाँ पर सिविल वॉर चला और चीज़ें बिगड़ती चली गई। अब पावर शेयरिंग है क्या, सबसे पहली बात आती है फिर वो सर व्हाट इज पावर शेयरिंग। अगर हम बात करते हैं बच्चा पावर शेयरिंग की, तो ऐसा क्या है पावर शेयरिंग। हम जानते हैं शेयरिंग का मतलब होता है बांटना। यार सर हाँ ये तो पता सर, क्या हिंदी इंग्लिश की डिक्शनरी बन रही हो। शेयरिंग का मतलब होता है बांटना, पावर शेयर का मतलब होता है बच्चा पावर को बांटना। यानी पावर को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिफरेंट तरीके से, उसको हम पावर शेयरिंग का रूप दे देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर जो हमें समझना है। बच्चा समझ के देखते हैं, आपके घर के अंदर चॉकलेट आएगी, पापा चॉकलेट लेके आए हैं, आपका भाई बहन, ठीक है, भाई बंधु भतीजा बात जो भी आप माने वो है आपके घर में। लेकिन ये चीज़ हो जाती है कि आप जाते हैं, आप सारी चॉकलेट उठा लेते हैं क्योंकि आप घर में बड़े हैं छोटे हैं जो भी आप हैं, तो आप ज़्यादा चॉकलेट ले लेते हैं और छोटे वाले बड़े भाई को मिलती है कम। अब क्या होगा आप समझ सकते हैं, वहाँ पर होगा विश्व युद्ध, ठीक है, तृतीय विश्व युद्ध वहाँ पर शुरू हो जाएगा, जिसके अंदर दो महारथी लड़ रहे होंगे, ठीक है, युद्ध चल रहा होगा, तीर पे तीर चल रहे होंगे वहाँ पर, ठीक है, कुटाई चल रही होगी, किसी को कोई बर्तन फेंक के मार रहा होगा, कोई कोहनी फेंक के मार रहा होगा, कोई तकिया फेंक के मार रहा होगा और कोई किसी की चुटिया पकड़ के कोहनी मार रहा होगा। ये चलती है चीज़, ये चलती है भाई, ये चल रहा होता है, ठीक है। अगर पावर यानी उस चॉकलेट को हम समझ लेते हैं पावर, अगर पावर इस तरीके से शेयर ना हो, मतलब इक्वली शेयर ना हो, तो सीधी बात है दंगे फसाद होने की पूरे चांसेस है। तो दंगे फसाद आपके यहाँ पर भी हो रहे थे, ठीक है, और उसी दंगे फसाद का जो रिलेशन है वो यहाँ से है। अगर हम पावर को शेयर ना करें ठीक तरीके से, तो यहाँ पर दंगे फसाद हो जाएंगे। दंगे फसाद का मतलब है यहाँ पर कि भाई उस देश के अंदर अशांति बन जाएगी। देयर वाज लॉट्स ऑफ सिविल वॉर सिचुएशन और हिकस मेक्स बाय द पीपल्स। क्लियर, समझते हैं कि ऐसे किस तरीके से हम पावर को शेयर करें कि सभी लोगों को फ़ायदे में रहें, किसी को नुकसान ना हो, किसी को फ़ायदा, मतलब ऐसा ना हो कि किसी को लगे यार हमें तो कुछ मिला ही नहीं। जैसे अगर आप घर के बड़े हैं तो आपको लगता होगा यार अभी तो कोई इज्जत ही नहीं है, छोटे वालों को सब प्यार करते हैं, और आप छोटे हैं तो आप कहते होंगे बड़े भाई को तो कुछ कहते हैं नहीं, सब मुझे ही चिल्लाते रहते हैं पढ़ने के लिए। तो दोनों को कुछ ना कुछ लग रहा होता तो आप कह सकते हैं कि दोनों को ऐसा लगता है कि हम है ही नहीं, हमें बाहर से उठा के लाया गया है। तो पावर शेयर का मतलब है पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, ताकि हर एक पर्सन, हर एक सोसाइटी के व्यक्ति के पास पावर इस तरीके से मिल जाए कि उसको बेगानेपन का एहसास ना हो, वो एलियनेटेड फील ना करे। क्लियर, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। और बेसिकली हमने पता कर लिया कि हमें दो देशों के बारे में पढ़ना है। चलिए, जो आइडिया है पावर शेयर को नेचुरली लिंक टू द डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी से लिंक है। डेमोक्रेसी से किस तरीके से लिंक है सर, डेमोक्रेसी से किस तरीके से लिंक है आप ये बता दें। डेमोक्रेसी से लिंक का मतलब यहाँ पर मेरा बच्चा है ये है कि भाई पावर जब शेयर होती है,
पावर शेयर के अंदर सभी को इक्वल पावर मिलती है, और इक्वल पावर डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पार्ट है, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या कहती है, टू सर्व और टू डिस्ट्रीब्यूट द थिंग्स इक्वली, डिस्ट्रीब्यूट द थिंग्स इक्वली। डिस्ट्रीब्यूट द थिंग्स इक्वली, यानी जब हम इक्वली चीज़ों को बांटते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर लोग अपनी सरकार को खुद चुनते हैं ताकि वो उनके लिए काम करे, वो किसी और के लिए काम ना करे। भाई मैंने अपनी सरकार को चुना है, मैंने अपने नेता को चुना, वो इसलिए चुना है भाई मैं मेरे हिसाब से काम करो, मेरे हिसाब से मतलब भाई मैं, आपने जो प्रॉब्लम बताई वो मेरी जेन्युइन प्रॉब्लम है और मैं जानता हूँ कि आप ही मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो भाई आप आओ मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो, चीज़ें बदलो। लेकिन ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है कि आपकी बात सुनी नहीं जाती, आपकी बात सुनी नहीं जाती। क्लियर? बहुत सारी जो सोसाइटीज़ हैं वो जो पूरी दुनिया में है, आर हैविंग डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन रिलीजन, ठीक है। वो बहुत सारी जो सोसाइटी है, ठीक है, वो रीजन पे बेस है, रेस पे है, कास्ट पे है, लैंग्वेज पे। हम जानते हैं जाति, धर्म, लिंग, पता नहीं किस किस के आधार पे हमारा समाज बटा हुआ है। हमारे पूरे समाज के अंदर अगर भारत की बात करें, बेसिकली इंडिया की बात करें, तो आप जानते हैं देयर आर डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट सोसाइटीज़, डिफरेंट रिलीजन्स, ठीक है। दुनिया के जितने दुनिया में रिलीजन नहीं है उससे ज़्यादा तो भारत में पाए जाते हैं। आपको भारत में हर तरीके का रिलीजन मिलेगा जो दुनिया में पाया जा रहा है, ठीक है। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस पाई जाती हैं, लैंग्वेजेस तो नहीं, ठीक है, डायलेक्ट्स पाए जाते हैं इंडिया के अंदर बहुत सारे, ठीक है। हमारे यहाँ पे हमने समाज को अलग अलग तरीके से वर्गीकृत कर रखा है। अब क्या सिर्फ ये भारत में है? नहीं बेटा, ये सिर्फ ये भारत का सिस्टम नहीं है, भारत के अलावा भी बहुत जगहों का सिस्टम है। भारत से आगे भी अगर हम सिस्टम्स देखें, जैसे अगर हम बेल्जियम की बात करते हैं, बेल्जियम के अंदर भी लैंग्वेज के बेसिस पे चीज़ें बटी हैं, ठीक है। अगर हम श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका के ऊपर धर्म के आधार पर या फिर लैंग्वेज के आधार पर चीज़ें बटी। तो अगर हम हमेशा ये सोचें कि भाई नहीं यार इंडिया के अंदर भी ये, इंडिया के अंदर ही बंटवारा सा चलता है समाज का, नहीं। आप जानते हैं अमेरिका के अंदर एक रिजाइम चलता है जिसको ब्लैक और वाइट का जो रिजाइम चलते हैं, ठीक है, ब्लैक लाइफ मैटर, पिछले कुछ पहले आंदोलन भी चला। ये सब क्या है? ये सब यही है मेरे बच्चा, कि भाई हर जगह प्रॉब्लम है, क्योंकि सोसाइटी के अंदर ईच एंड एवरी पर्सन हैव देयर डिफरेंट एस्पेक्ट्स, सबके अपने अपने एस्पेक्ट्स हैं, सब अपने अपने तरीके से सोचते हैं चीज़ों को और वो उसी तरीके से काम करते हैं। क्लियर? Therefore, the due respect should be given to all the diverse groups and views that exist in the society. इसी कारण हम इतने डाइवर्स ग्रुप हैं, उन सब के जो चीज़ें हैं, उन सब के जो व्यू पॉइंट्स हैं, उन सबको लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। उन सबको कहीं ना कहीं हमें एक पॉइंट देना पड़ेगा कि भाई हाँ, आप जो सोच रहे हैं सोसाइटी के लिए, या फिर जो आप विचार हैं आपके, वो भी कहीं ना कहीं इतनी वैल्यू रखते हैं कि हम आपको एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपके हम विचारों को सम्मिलित कर रहे हैं। क्लियर? जैसे इसका मतलब ये है कि आप गए, आप घर पे बैठे हो, आप घर वाले पूछ रहे हैं पेंट कौन सा कराया जाए, आपने कहा कि यहाँ पे ना पिंक पेंट होना चाहिए, ठीक है, पिंक, ठीक है, BTS वाले पिंक, ठीक है। मम्मी ने कहा ठीक है पिंक देखते हैं, ये पिंक लेकिन अच्छा नहीं लगेगा बेटा, ठीक है। मम्मी ने कहा बेटा पिंक अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर क्या है, एक सिचुएशन एक ही है, तुमने कहा यहाँ पे पिंक करा लेते हैं, मम्मी ने कहा तुझसे पूछा, दोनों सिचुएशन समझो। पहली सिचुएशन में क्या था कि हाँ बेटा पिंक लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ पर करवा तो लेंगे लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा है तुझसे पूछा, दोनों में फ़र्क है। पहली सिचुएशन के अंदर जब आपकी मम्मी ये कही कि हाँ बेटा अच्छा नहीं लगेगा, तो यहाँ पर आपको ऐसा लगा कि आपकी बातों को कंसीडर किया गया, आपकी बातों को सुना गया, समझा गया, फिर बताया गया है। लेकिन दूसरी सिचुएशन जहाँ पे आपसे कहते तुझसे पूछा, वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ नजर आ रही है कि भैया आपके जो व्यू पॉइंट है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है तुम्हारी घर में, और अगर तुम्हारी इज्जत नहीं है तुम्हारी घर के अंदर, तो वहाँ कुछ नहीं हो सकता बेटी। तुम्हें लगेगा यार लगता है कूड़े से उठा के लाए थे मुझे, शायद हो भी, कुछ नहीं कर सकते। वी विल अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ पावर शेयरिंग, हम पावर शेयरिंग का इम्पैक्ट समझेंगे, ठीक है। अरेंजमेंट बेल्जियम के अंदर, बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है यूरोप के अंदर, ठीक है, बहुत छोटी सी कंट्री है, हरियाणा के अराउंड कंट्री है वो, ठीक है। और अब इसके अंदर हम जानेंगे कि इसके अंदर कितने तरीके के लोग बटे हुए थे, किस तरीके से लोग बटे हुए थे, और वो जो लोग थे वो किस तरीके से बाइफिकेटेड थे, और उन्होंने किस तरीके से काम किया। क्लियर? देखिए भाई, जो बेल्जियम की अगर हम बात करें तो बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन बहुत कॉम्प्लेक्स थी। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है यार, इस तरीके से समझते हैं यहाँ पर ना, एक मतलब ये मान लो ये बेल्जियम है, ये इसकी कैपिटल है, ठीक है,
ये इसकी कैपिटल है। टिडिंग 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 टिडिंग। सर ये क्या बना दिया आपने, गोला सा कुछ अच्छा तो लग रहा है ये, बड़ा मेरे बच्चे। अरे कहाँ को चला होगा यूरा। ठीक, यहाँ पर अब चीज समझते हैं। यहाँ पर पूरे देश के अंदर जो मेजॉरिटी में थे वो उसकी कैपिटल में आके माइनॉरिटी में बन जाते हैं, और जो उसकी कैपिटल में माइनॉरिटी थी वो पूरे देश में आके मेजॉरिटी बन जाती है। जैसे एक चीज़ समझते हैं बेटा, आप इसके अंदर लाइन पढ़ते हैं फिर समझते हैं। जैसे इट्स पॉपुलेशन अराउंड 1 करोड़, 1 करोड़ के अराउंड उसकी पॉपुलेशन थी। 1 करोड़ के अराउंड पॉपुलेशन ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन नहीं है, इससे ज़्यादा तो भारत पता नहीं कितने राज्यों की पॉपुलेशन। अगर इंडिया से कंपैरिजन भी इंडिया से दे रखा आपके बुक के फर्स्ट पेज पे, इस साइड देखेंगे आप फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। तो लाइन की 3rd या 4th से स्टार्टिंग है कि भाई हरियाणा से कंपैरिजन कर रखा है दोनों देशों का। जो 59% पॉपुलेशन थी वो फ्लेमिश रीजन में रहती थी। कहाँ रहती थी बच्चा? फ्लेमिश रीजन में रहती थी, और डच बोलती थी। क्या बोलती थी मेरे बच्चे? डच बोलती थी, डच भाषा। यानी ये भाषा के आधार पर वर्गीकृत थे। हमने अभी जाना कि जो सोसाइटी है वो अलग अलग तरीके से वर्गीकृत होती है, यानी बटी हुई होती है, कुछ भाषा के आधार पर, कुछ धर्म के आधार पर, कुछ रेसिस के आधार पर, कुछ अलग अलग तरीके से, ठीक है। धर्म, भाषा, लिंग, समुदाय, संप्रदाय, अलग अलग तरीके से हम बटे हुए होते हैं। तो ये भाषा के आधार पर बटा हुए थे। और जो 40% पीपल थे वो वेलेनिया रीजन में रहते थे और फ्रेंच बोलते थे। अब आप कहेंगे सर ऐसा है, ये 40 और 59 मिलाकर तो 99% हो रहा, 1% कहाँ है? वेयर इज 1%? वेयर इज 1% सर? वेयर इज 1%? 1% इज हेयर, 1% इज हेयर। वो who speaks German, ये जर्मन बोलते थे बच्चा, ये जर्मन बोलते थे 1% लोग। अब ये अभी एक इलाके की बात हो रही है। देखो 59% पॉपुलेशन किसकी है? डच की, ठीक है। 40% किसकी है? फ्रेंच की। लेकिन अगर हम कैपिटल की बात करते हैं, कैपिटल ब्रुसेल्स, यानी बेल्जियम की कैपिटल कहती है ब्रुसेल्स, और उसमें 80% फ्रेंच बोल रहे हैं। अरे सर ये तो धोखा हो गया, आपने सही कहा था। जो डच भाषी, ठीक है, या फिर जो फ्रेंच भाषी, यहाँ पर जो फ्रेंच भाषा कहते हैं वो जो 40% में जो मिनिमम है, जो मेजॉरिटी में नहीं माइनॉरिटी में है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है यहाँ पर, वो यहाँ पर आके मेजॉरिटी बन जाती है कैपिटल में आके, और जो यहाँ पर मेजॉरिटी थी वो यहाँ पर आके माइनॉरिटी बन जाती है। मतलब वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए, यू नो दैट मीम। तो ये धोखा हो जाता है इनके साथ। ऐसा क्या, मतलब ऐसा क्या नहीं था, मतलब बहुत सारी कंडीशंस हो जाती हैं कि भाई एक जगह पे लोग कंसंट्रेटेड ज़्यादा होते हैं, एक जगह पे लोग कंसंट्रेटेड कम होते हैं, ठीक है। उसी बीच में चीज़ चल रही थी। अब चीज़ चल रही है आराम से, समझने वाली सिचुएशन ये है यहाँ पर कि भाई तो कैपिटल सिटी है इसकी ब्रुसेल्स, उसके अंदर अगर फ्रेंच भाषा को अधिकार दे दिया जाए तो पूरे देश में पिटेंगे, क्योंकि पूरे देश में कम है, ठीक है, उस रीजन में पिटेंगे। और अगर जो डच भाषी है जो कम है, ठीक है, अगर उनको अधिकार दे दिया तो वो यहाँ पर बच जाएंगे, लेकिन यहाँ पर पिटेंगे। मतलब अगर किसी भी एक को अधिकार दिया आपने, किसी भी एक को आपने ज़्यादा पॉपुलैरिटी दी तो उस एरिया में तो बच जाएगा, लेकिन दूसरे एरिया में मार लगेगी उसमें। और समझ के देखो बच्चा, जब इतनी सारी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, ठीक है, इतनी सिचुएशन क्रिएट है कि भाई एक जगह लोग ज़्यादा हैं, एक जगह लोग कम हैं, तो जब बैंग हो तो आप मारा, सीधी बात है। जहाँ पर लोग ज़्यादा होते हैं, जैसे आपकी क्लासरूम में भी क्या होगा, गर्ल्स कम होंगी या बॉयज़ ज़्यादा होंगे, या बॉयज़ कम होंगे गर्ल्स ज़्यादा होंगी, दो ही सिचुएशन क्रिएट हो सकती हैं। अगर गर्ल्स कम हैं और गर्ल्स को ही टीचर बार बार पूछ रहा है, अरे बेटा कैसे हो आप, ठीक है, आपकी टीचर आती हैं और कहती हैं हाँ बेटा कैसे हो आप, लड़कियों से बात कर रही है, लड़कियों को डाउट ले रही है, लड़के आएगा, अरे मैडम ऐसे कैसे, अरे हम नहीं है क्या यहाँ पर हैं मैडम, हमने फीस नहीं दी क्या, ऐसे कैसे। अब अगर दूसरी जगह आ जाते हम, मान के देखो लड़कियां ज़्यादा हैं और लड़के कम हैं, और टीचर आता है, ठीक है, और कहता है और बच्चों कैसे हो, तुम्हारे ही डाउट लेंगे, ये करेंगे। अब जो मेजोरिटी में वो अरे ऐसे कैसे सर, हम भी तो बैठी हैं यहाँ पर, कैसे सर, कैसे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, टीचर परेशान, यार करें तो करें क्या। तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम जनरेट होती है, वहाँ पर ये चीज़ हो सकती है कि दोनों ग्रुप्स को इक्वली ट्रीट किया जाए,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी एक को ज़्यादा पावर दे दी, किसी को कम नहीं, आप इक्वली ट्रीट करेंगे तभी जाके वो चीज़ स्टेबलाइज होगी। इसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है क्योंकि पूरे देश के अंदर अलग सिचुएशन चल रही है, कैपिटल में अलग सिचुएशन चल रही है। किसी को भी एक को भी अगर अधिकार देता है तो वो दूसरी जगह पे हल्ला गुल्ला या फिर उसके देश में अशांति, ठीक है, एस्केलेट हो जाएंगे। अब जो माइनॉरिटी है फ्रेंच की, वो फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, और जो फ्रेंच थे वो रिलेटिवली रिच थे और पावरफुल थे। अब कहीं सर ये माइनॉरिटी कैसे है? बेटा माइनॉरिटी हमने इस सेंस में कहा है, जिस मतलब ऑल ओवर सेंस में कहा है, नॉट कैपिटल। कैपिटल में 80% है और मान लो कैपिटल में 10 लाख लोग रहते हैं, उसमें सिर्फ 8 लाख लोग फ्रेंच बोल रहे हैं। अगर ऑल ओवर द करेंगे तो अराउंड सिर्फ 40% है, यानी सिर्फ 40 लाख लोग हैं और वो 59 लाख लोग हैं। तो उनके कंपैरिजन में ये माइनॉरिटी में ये रिच थे, फ्रेंच लोग थे रिच और पावरफुल, क्योंकि इन्होंने शुरू से ही अपनी एजुकेशन पे ध्यान दिया। इन्होंने शुरू से ही अपनी एजुकेशन पे ध्यान दिया। अब जब इन्होंने शुरू से ही अपनी एजुकेशन पे ध्यान दिया है, अपने मतलब बिजनेस पे ध्यान दिया है, तो दूसरों से तो अमीर बनेंगे ही बनेंगे। अपने यहाँ सर अमीर तो है ही। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, एक्सप्लेन द एथनिसिटी या फिर कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। तो आप ये चारों पॉइंट लिखेंगे। पहली बात, आपका ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। कोई भी टीचर यहाँ पर अगर आपने ये सारे पॉइंट लिख दिए, कोई भी ऐसा टीचर नहीं होगा, ये 5 नंबर में क्वेश्चन है तो 5 में 5 ही देगा। 5 का तो नहीं आएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, 5 नंबर बहुत आए नहीं वैसे तो, ठीक है, क्या क्यों बोलूँ कि ये कभी आ सकता नहीं। बेल्जियम का अगर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन यही बनता है कि एथनिक कंपोजिशन समझा दो बेल्जियम की, आप ये चारों पॉइंट लिखेंगे और आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। क्लियर? अब चलते हैं आगे की तरफ और बेल्जियम को और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, ब्रुसेल्स के अंदर हम जानते हैं इस तरीके से बना हुआ है, 20% डच मतलब, ठीक है, और 80% फ्रेंच है। ठीक है, डच, फ्रेंच और जर्मन ये था आपका मेन। स्पीकर्स के अंदर अगर 59% डच हैं, 40% आपके फ्रेंच है और 1% जो जर्मन, जो हम पहले पढ़ के आए हैं। डच स्पीकिंग कम्युनिटी गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेटर, और डच भाषी जो लोग थे उनको बाद में जाके कुछ ना कुछ चीज़ें मिली, बाद में जाके उनको अधिकार मिले, बाद में जाके उनको वो सारी वैरायटीज़ मिली जो वो चाहते थे। तो सीधी बात है बच्चा, अगर एक कम्युनिटी काफ़ी अमीर है लेकिन है माइनॉरिटी, है आपसे कम लेकिन अच्छे हैं, ज़्यादा अच्छा कमा रहे हैं, एजुकेशन भी ज़्यादा उनके बच्चे इसको, तो आपके मन के अंदर कहीं ना कहीं एक विरोधाभासपन हो जाता है कि ऐसा क्यों, वाई, ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं, जबकि हम तो ज़्यादा हैं, हम तो इस देश के अंदर ज़्यादा हैं, तो हमारा इन रिसोर्सेज पे ज़्यादा अधिकार है। जहाँ आप ये सोचते हैं कि हम ज़्यादा हैं, ठीक है, या फिर हम कम हैं तो हमारे रिसोर्सेज पे ज़्यादा अधिकार है, नहीं भाई सब नहीं। ठीक है, अगर आप उस देश के अंदर समान तरीके से रह रहे हैं, आप उस देश के कर्तव्य अगर आप मांग करते हैं अपने अधिकारों की और आप अपने कर्तव्यों को भी डिमांड कर रहे हैं, आप अपने कर्तव्य पूरे कर रहे हैं, तो बच्चा आप इक्वल हैं, आप क्या हैं, इक्वल हैं, यू आर ऑल इक्वल। क्लियर? ठीक है, चल ये लेट करता है एक टेंशन बिटवीन दोनों कम्युनिटी के अंदर टेंशन क्रिएट हो जाती है 1950 से 60s को लेकर, 60s में। ठीक है, तो डच स्पीकिंग वर इन द मेजोरिटी इन द कंट्री बट वर इन माइनॉरिटी इन द कैपिटल ब्रुसेल्स। जो डच थे वो मेजोरिटी में तो थे देश में, लेकिन जैसे ही कैपिटल की बात होती थी वहाँ पे वो माइनॉरिटी में आ जाते थे। अब ये कहते थे यार ये तो परेशानी वाली बात है कि हम इस तरीके से कैसे चलेंगे, हम कैसे काम कर सकते हैं, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है हमारा काम करना। तो ये पॉसिबिलिटी बहुत रियलिस्टिक थी, ठीक है, कि भाई ऐसे तो काम चल नहीं सकता, क्योंकि अगर हम अधिकार की मांग यहाँ पर करेंगे, ठीक है, बेल्जियम के अंदर अगर ब्रुसेल्स ये रहा आपका, अगर हम यहाँ पर मांग करते हैं तो हम मतलब अगर हम मांग करते हैं तो हम बाहर तो बच जाएंगे लेकिन ब्रुसेल्स में पिटेंगे। ठीक है, अगर ब्रुसेल्स के अंदर जाएंगे तो दूसरी तरफ पिटेंगे। तो भाई पिटने का मतलब यहाँ पर है कि भाई आप अधिकार कैसे मांग लेंगे, एक जगह तो आप माइनॉरिटी में आप अपनी सारी चीज़ें फुलफिल कर नहीं पाएंगे। क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब इन्होंने क्या किया, बेल्जियम को ये समस्या समझ में आ गई थी कि उसके देश में क्या क्या समस्या है, अब इन समस्या को दूर कैसे किया जाए। दिक्कत ये नहीं थी कि समस्या है, दिक्कत ये है कि अब इस समस्या को दूर कैसे किया जाए, हाउ टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए बेल्जियम ने 4 बार, कितनी बार, 4 बार अमेंडमेंट्स किए। अमेंडमेंट्स आप जानते हैं संशोधन, यानी संविधान के अंदर बदलाव किए 4 बार, कब, 1970 से लेकर 93 तक।
ठीक है। और जो बेल्जियम था कॉन्स्टिट्यूशन को सो एज टू ब्रिंग एन अरेंजमेंट दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री, ताकि सभी लोग एक तरीके से एक समान रूप के साथ उस देश में रह पाए। मान के देखिए, जैसे मैंने चॉकलेट का एग्जांपल दिया, चॉकलेट आई, ठीक है, आपके घर वालों ने सोचा यार इनमें लड़ाई हो जाएगी अगर इनको बांटने को मिली, तो उन्होंने क्या करा, एक चॉकलेट आपको दी, एक चॉकलेट आपकी बहन या भाई को दी, क्लियर, दोनों को इक्वल दे दी चॉकलेट, और कहा कि भाई दोनों इक्वल अपनी अपनी चॉकलेट खाएंगे, दूसरे की चॉकलेट कोई नहीं मांगेगा, अगर मांगा तो बहुत पिटेगा, मांगा तो बहुत पिटेगा। तो सीधी बात आपको हाँ सर, तो कुछ नहीं होगा, तो आराम से चीज़ें चलेंगी, दिक्कत परेशानी वाली बात तो है ही नहीं, तो बस फिर ठीक है। तो इन्होंने भी ये कहा कि कुछ ऐसे अधिकार बना देते हैं ताकि सब कुछ आराम से चले, कोई किसी को ना मारे ना पीटे, सब कुछ शांति प्यार मोहब्बत से चलता रहे, और यही सब चाहते थे, तो यही होने वाला था। चलिए अब देखते हैं कि क्या होने वाला था। इन्होंने 4 बार संशोधन किए, अलग अलग तरीकों को जोड़े, ठीक है, कुछ चीज़ों को हटाया, कुछ चीज़ों को जोड़ा, ताकि सभी लोग बराबरी के तौर पे चलते हैं। अब वो 4 संशोधन क्या थे ये बात करते हैं, और यहीं पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जनरेट होता है बच्चा यहाँ पर, ठीक है। What were the amendments has done by the Belgium to make the composition more ethnic and to resolve all the conflicts in their country of Dutch and French। कि भाई ऐसे कौन कौन से अमेंडमेंट्स हैं जो बेल्जियम ने करे थे ताकि वो अपने देश को संभाल सके, अपने देश को बराबर कर सके, अपने देश को पूरा कर सके, अपने देश के अंदर से कन्फ्लिक्ट को हटा सके। ये चीज़ जानते हैं। जो स्टेप्स थे जो रिमूव किए गए टेंशन को बदलने के लिए बेल्जियम की, वो देखते हैं। पहला है इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर इन सेंट्रल गवर्नमेंट, कि भैया इक्वल नंबर होंगे डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर के सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो डच और फ्रेंच मिनिस्टर्स हैं वो दोनों इक्वल रहेंगे। इसका मतलब क्या है, अब इसका तसल्ली से मतलब समझते हैं बच्चा। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बनी, हम जानते हैं देयर वाज डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल होती है, स्टेट होती है, अलग अलग होती है। तो इनका जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है, अगर मान लो उसके अंदर 100 मिनिस्टर है, तो 100 में से 50 होंगे आपके डच और 50 होंगे आपके फ्रेंच, ठीक है। साथ ही साथ जैसे जैसे कम्युनिटी बनती रहेगी, जैसे क्योंकि कुछ जगह पे जर्मन थे, तो जर्मन के नेताओं को भी कुछ ना कुछ सीटें हम देंगे, इक्वली सीट मिलेगी उन्हें भी, उसके अकॉर्डिंग टू देयर कंपोजिशन, ठीक है। सुन लो, मैंने पहले कह दिया कि जर्मन्स को जो थे उनको भी सीट मिलेगी, उनको भी इक्वल मिलेगी, उनकी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनेगी। क्लियर, एक पॉइंट क्लियर कर दिया। इक्वल नंबर से क्या होगा बेटा, डच और फ्रेंच को कभी ये नहीं लगेगा कि हमारे नेता ज़्यादा हैं या हमारे नेता कम। डच हो चाहे फ्रेंच हो, दोनों अपने तरीके से काम कर रहे हैं भाई। आपके नेता 50 हैं, आपके नेता 50 है, आप अपने 50 से काम करें, आप अपने 50 से काम करें, दोनों एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, दोनों एक दूसरे से कोई भी मतलब नहीं रखेंगे। ये बात यहाँ पर कही गई, बात यहाँ पर कही गई। क्लियर। वाइट पावर्स टू स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को वाइट पावर्स दी गई, कुछ ज़्यादा पावर दी गई। स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर ये कहा गया जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो स्टेट्स की गवर्नमेंट है, जैसे ब्रुसेल्स इन सबकी गवर्नमेंट हो गई, ये केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, ये अपने अधिकारों पे काम करेगी। आप कह रहे हो सर, मतलब ये है बेटा, आपको जो चॉकलेट दी गई है आप किसी से शेयर नहीं करोगे, या आपकी चॉकलेट आप खुद खाओगे, और ना ही कोई आपसे पूछ सकता, नहीं कोई आपसे मांग सकता। आपको सर ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे तो हमारी चॉकलेट बच जाएगी, वरना हमारी चॉकलेट तो हमारी बहन चबा जाती है, भाई चबा जाता है, कहता है थोड़ी सी दिखा दे। तो ये चीज़ की गई। 2 चीज़ें सबसे पहले क्या की, पहले कि भैया मंत्रियों को इक्वल कर दो, मिनिस्टर्स को इक्वल कर दो, ताकि दोनों कम्युनिटी में ये ना रहे कि भाई हमें ज़्यादा पूछ रहे हैं या हमें ज़्यादा नहीं, क्योंकि सीधी बात है मेजॉरिटी जिसकी होगी वही जीत जाएगा। वो कहेगा भैया डच की मेजॉरिटी है पूरे देश में, तो पता चल रहा है डच के मिनिस्टर बनने हैं। लेकिन जैसे ही वो कैपिटल में जाते हैं तो डच के तो 5-10 मिनिस्टर बनने, फ्रेंच के ही सारे मिनिस्टर बने बैठे। हाँ सर, पॉसिबिलिटी तो है। तो इन्होंने कहा कि भैया इससे बढ़िया दोनों कर दो इक्वल, दोनों कर दो बराबर, दोनों के मिनिस्टर इक्वल रहेंगे, ठीक है। जो राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं होगी, वो अपने हिसाब से अपना काम करेगी, वो किसी से मतलब नहीं रखेगी। क्लियर। नेक्स्ट है सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल्स इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रुसेल्स की अलग गवर्नमेंट बनाएगी, ब्रुसेल्स की अलग यानी कैपिटल की अलग गवर्नमेंट बनाएगी, जिसके अंदर ये कहा गया सभी कम्युनिटी जो है, जो दोनों कम्युनिटी हैं, ठीक है, उनकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी, यानी इक्वल उसके नेता होंगे, इक्वली वो काम कर रहे होंगे और इक्वली तरीके से चीज़ें चलेंगी, इक्वल तरीके से चीज़ें चलेंगी
विदाउट देयर कंसर्न कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा मेरा बच्चा। क्लियर? मतलब ब्रुसेल्स के अंदर अब गवर्नमेंट भी अलग चलेगी, कैपिटल की गवर्नमेंट अलग है, स्टेट की गवर्नमेंट अलग है, ठीक है, मेन गवर्नमेंट अलग है। मेन गवर्नमेंट के अंदर नेता भी इक्वल रहेंगे। ब्रुसेल्स की जो गवर्नमेंट बनेगी यानी जो कैपिटल की गवर्नमेंट बनेगी उसके अंदर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा, यानी अगर 10 नेता डच के हैं तो 10 नेता फ्रेंच के होंगे, ठीक है, अगर 20 नेता डच के हैं तो 20 नेता फ्रेंच के होंगे। ये बनाया गया और ऐसा होता भी है। जब हम आगे पढ़ेंगे पावर शेयरिंग को और हिसाब तरीके से तब हम जानेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से चीज़ें चल रही। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट पे। कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पर्टिकुलर लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटी, दिस गवर्नमेंट हैज टू पावर रिगार्डिंग कल्चरल एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड। इन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट की बात करी, किसकी बात करी? कम्युनिटी गवर्नमेंट की बात करी। कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब क्या है? कम्युनिटी होती है वो समाज, वो सोसाइटी जो पर्टिकुलर मतलब एक सोसाइटी के अंदर रहने वाली कम्युनिटी जो या तो कोई एक पर्टिकुलर भाषा बोलती है या एक मतलब एक धर्म को फॉलो करती है, उसको कम्युनिटी कहते हैं। समाज, हर एक समाज के यानी डच की और फ्रेंच की इन्होंने भाषा के आधार पर बांटा था, तो बेटा डच और फ्रेंच दोनों की गवर्नमेंट अलग रहेगी, दोनों की गवर्नमेंट अलग रहेगी, ठीक है। डच भाषा के जो नेता हैं वो सिर्फ डच भाषा के लोगों के लिए काम कर सकते हैं और डच भाषा के एजुकेशनल और बाकी सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं फ्रेंच लोगों की, तो जो फ्रेंच भाषा के जो लोग हैं वो भी सिर्फ फ्रेंच के अंदर लोगों को पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो किसी और में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्लियर? मतलब यहाँ पे चीज़ समझते हैं, डच वाले सिर्फ डच के साथ काम करेंगे, फ्रेंच वाले सिर्फ फ्रेंच के लिए काम करेंगे। डच वाले फ्रेंच के अंदर, ठीक है, हस्तक्षेप नहीं करेंगे, फ्रेंच भाषा के लोग डच भाषा में नहीं करेंगे। यानी सीधी सी बात है, किसी को दूसरे से मतलब नहीं है। आपको अपनी भाषा के लिए काम करना है, अपने भाषा के राज्य के लोगों के लिए काम करना है, तो सिर्फ आप अपनी भाषा के लोगों के लिए काम करेंगे। आप दूसरी भाषा के अंदर हस्तक्षेप नहीं करेंगे कि उसके अंदर एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, उसके अंदर भाषा ऐसी है, उसके कल्चरल रिलेटेड इशू, उससे कोई मतलब नहीं है। वो आग लगा रहे हैं, लगाने दो, उससे मतलब आपको नहीं है। आप अपने लैंग्वेज के लोगों को देखें बस। फ्रेंच भाषा के लोग, आप अपनी एजुकेशन का जिम्मा संभालें, आप अपने लोगों के लिए काम करें। फ्रेंच वाले फ्रेंच के लिए काम कर रहे हैं, डच वाले डच के लिए काम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ना ही एक दूसरे में इंटरफेयर करेंगे कि भाई हमारी भाषा अच्छी है, आपकी भाषा बुरी है। नहीं, आप अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं। और इस तरीके से बेल्जियम ने अपने देश के अंदर सिविल वॉर होने से बचा ली और अपने देश की जो कम्युनिटीज़ थी उनको इक्वल रखा, ताकि वो इक्वली ट्रीट कर सकें और इक्वली तरीके से चल सके मेरे भाई। क्लियर? अब चलते हैं थोड़ा और आगे। अब यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन आता है कि भाई पावर शेयरिंग किस तरीके से पार्टिसिपेट हुआ बेल्जियम के अंदर, तो 2 क्वेश्चन निकलते हैं इस टॉपिक से। बेल्जियम से भी 2 क्वेश्चन निकलेंगे बच्चा, श्रीलंका से भी 2 क्वेश्चन निकलेंगे, फिर इसके बाद 2 क्वेश्चन अलग से निकलते हैं, यानी 6 क्वेश्चन बनते हैं इस टोटल चैप्टर में। 6 के 6 जो क्वेश्चन है वो यहीं से क्लियर हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। क्लियर? अब बात करते हैं हम श्रीलंका की। आप जानते हैं अगर इंडिया की बात करें तो अगर इंडिया का जो लोअर पार्ट है, ठीक है, उसके इधर की साइड श्रीलंका पड़ता है, और अगर हम इसको और बड़ा करके देखें तो इस तरीके से श्रीलंका पड़ता है, यहाँ से राम सेतु जा रहा है, ठीक है। क्लियर? अब देखना बच्चा, हम जानते हैं ऊपर क्या होता है, सर नॉर्थ होता है, नीचे क्या होता है बच्चा, साउथ होता है, इधर क्या होता है, ईस्ट होता है, इधर क्या होता है, वेस्ट होता है बच्चा, ठीक है। अब इधर तमिलनाडु की साइड जो है, यहीं पर जो कंपोजिशन है वो तमिल्स की है, बेसिकली तमिलनाडु इंडिया में इधर पड़ता है, तो इधर ही कंपोजिशन है तमिल्स की। तो अगर हम मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका पड़ता है, तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, कंसंट्रेटेड है। श्रीलंका जो है एक आइलैंड नेशन है, आइलैंड देश है, ठीक है, कुछ किलोमीटर दूर है साउथर्न कोस्ट से इंडिया के। इसकी जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 2 करोड़ है, 2 करोड़ है, ठीक है, बहुत कम, ठीक है, 2 करोड़ की पॉपुलेशन है। दूसरे नेशन के अकॉर्डिंग जैसे साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ डाइवर्स पॉपुलेशन, यहाँ पर भी अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। हम जानते हैं साउथ एशिया के अंदर अगर हम आते हैं, साउथ एशिया नीचे वाले पार्ट में आते हैं, यहाँ पर हर एक देश के अंदर अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म है, भाषाएं हैं, जात है, सब कुछ, ठीक है। और श्रीलंका तो भारत से सटा हुआ एक देश है, जिससे इंडिया की पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं श्रीलंका इंडिया को और इंडिया श्रीलंका को प्रभावित करता है। ऐसा होता है, नेबरिंग कंट्रीज एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। अगर रिलेशन अच्छे हैं आपके कंट्रीज़ के अंदर तो दोनों देश एक दूसरे की हमेशा हेल्प करेंगे। अगर रिलेशन अच्छे नहीं है
तो दूसरा देश कभी दूसरे देश की मदद नहीं करता। क्लियर। श्रीलंका इमर्ज होता है कि एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे 1948 के अंदर एक देश बनता है। ठीक है, कि यहाँ हम एक देश है। ठीक है, 1948 के अंदर जो लीडर्स होते हैं वो सिन्हाला कम्युनिटीज़ को होते हैं। यहाँ पर भी आप देखिए कम्युनिटी आ गई, सिन्हाला और तमिल्स। बेसिकली तमिलनाडु के अंदर बेसिकली अगर श्रीलंका की बात की जाए तो यहाँ पर दो तरीके के लोग थे, एक थे तमिल्स, एक थे सिन्हाला। सिन्हाला बेसिकली श्रीलंका के लोग थे जो श्रीलंका के अंदर रहते थे, और तमिल्स थे जो तमिलनाडु इंडिया की साइड से गए थे। तमिल्स के अंदर भी कुछ ऐसे थे जो इंडियन तमिल्स थे और कुछ श्रीलंकन तमिल्स थे। बट बात ये थी जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी वो सिन्हाला की थी। सिन्हाला वहाँ पे मेजॉरिटी में थे, और मेजॉरिटी में होने के साथ उन्होंने हमेशा से ही अपना हक जताया। मतलब जैसे आपके ऊपर आपका बड़ा भाई, बड़ी बहन, या छोटा भाई या छोटी बहन, छोटा भाई छोटी बहन तो नहीं, बड़ा भाई या बड़ी बहन आपके ऊपर अधिकार जमाते कि अरे तू छोटा है, तूने कैसे बोला। ठीक है, तो ये वाली चीज़ यहाँ पे चलती है। ठीक है, और उन्होंने डोमिनेंस रखा। उन्होंने कहा कि भाई हमेशा डोमिनेंस ही रहेगी, जैसा हम हैं तो वैसा रहेगा चीज़ें। तो मतलब फालतू अगर बोलो तो हमें कोहनी पड़ेगी, क्योंकि हम मेजोरिटी में हैं, हमें ज़्यादा, जहाँ हम ज़्यादा होंगे वहाँ तुम नहीं बोल सकते। They secure dominance over government by virtue on their majority। उन्होंने सरकार पर अधिकार जमा दिया ये सोचकर कि भैया हम हैं मेजॉरिटी में, और मेजॉरिटी कम्युनिटी के हिसाब से ये सरकारें चलेंगी। अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी के हिसाब से सरकार नहीं चली तो सरकार को हम गिरा देंगे। अब इन्होंने कुछ संविधान बनाए, जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन बना वो इस तरीके से था कि उस कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारी चीज़ें बदल दी इस देश की, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के बदलते ही चीज़ें बिखरने लगी और चीज़ें बदलने और बिखरने लगी। इस तरीके से समझते हैं बच्चा कि सारी चीज़ें खराब हो गई। इन्होंने सारे के सारे अधिकार दे दिए मेजॉरिटी को, और मेजॉरिटी सीधी बात है माइनॉरिटी के ऊपर अधिकार करने लगी, और माइनॉरिटी कहीं से कहीं तक भी मेजॉरिटी के साथ नहीं रही। माइनॉरिटी ने कहा कि हमें भी अधिकार मिलने चाहिए, हमें भी वो चीज़ें मिलनी चाहिए जो आपको मिली हैं, लेकिन मेजॉरिटी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, ई ना चौल पे ई ना हो सकता। ठीक है, क्योंकि हम मेजॉरिटी में हैं और सारी चीज़ें हमारे हिसाब से चलेंगी, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी। तुम हो ही कौन, हु आर यू, तो हु आर यू वाला हिसाब किताब यहाँ पर चला। क्लियर, हु आर यू, तो हु आर यू यहाँ पर चलता रहा। क्लियर, चलो अब चलते हैं आगे। एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजॉरिटेरियन मेजर्स टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। सर मेजॉरिटेरियन यानी बहुसंख्यकवाद। जब ज़्यादा हो जाते हैं लोग तो अपना दबदबा कायम करने लगते हैं। जैसे आपकी क्लास के अंदर मान के देखते हैं लड़कियां ज़्यादा हो गई तो लड़कियां हमेशा ऐसे कहेंगे अरे नहीं हमारे हिसाब से चलेंगी चीज़ें जनाब, हम चलाएंगे इस देश को, अरे ऐसे कैसे चलाएंगे। ठीक है, तो भाई मेजॉरिटेरियनिज्म फैलने लगा और सिन्हाला सुप्रीमेसी होने लगी। यानी सुप्रीमेसी का मतलब होता है एक अधिकार, भैया हम ही हम हैं, तुम हो कौन भाई। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि श्रीलंका का जो जातीय समीकरण है, एथनिक कंपोजिशन है, वो समझें। तो यहाँ पर ये चीज़ लिखेंगे आप, ठीक है, समझ रहे हो। और मेजॉरिटेरिज्म फैला और सिन्हाला सुप्रीमेसी बढ़ती चली गई। सिन्हाला सुप्रीमेसी इस तरीके से बढ़ी कि सिन्हालाओं ने सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में ले ली। वहाँ की नेशनल लैंग्वेज, वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ के स्कूल, वहाँ के कॉलेजेस, वहाँ की जॉब्स, हर एक चीज़ किसके अंडर आ गई, श्रीलंका के अंडर आ गई। क्लियर। देखिए जैसे अगर हम बात करते हैं तो सिन्हालास, ठीक है, श्रीलंकन तमिल, इंडियन तमिल, मुस्लिम्स, ठीक है, ये अगर श्रीलंका का जाफना वाला स्टेट है कोलंबो, ठीक है, एमडी। अगर हम देखेंगे तो श्रीलंकन जो तमिल है वो बेसिकली आप जानते ही रहे इस वाले में नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट पार्ट के अंदर कंसंट्रेटेड है, और इंडियन तमिल इस वाले पार्ट में कंसंट्रेटेड है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ याद रखनी है बच्चा कि जब श्रीलंका के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स जनरेट हुई तो श्रीलंका के जो तमिल लोग थे, जो तमिल्स थे, उन्होंने कहा कि यार हमारे चीज़ें दे दो, ठीक है। लेकिन श्रीलंका के जो मेजॉरिटी थी, ठीक है, उन्होंने बात नहीं मानी, कह रहे ऐसे कैसे देते हैं, ऐसे कैसे देते, तुम हो कौन, तुम हो ही कौन जो तुम्हें हम ये सारी चीज़ें। कहा यार हम इस देश के नागरिक, कह रहे हम कैसे मान लो तुम इस देश के नागरिक हो। कहता अच्छा भाई। तो एक व्यक्ति हुआ इसका नाम था वी प्रभाकरण, LTTE, लिबरेशन ऑफ टाइगर एंड तमिल लिटेज जिसे कहते हैं, LTTE।
लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिलन, वो एक ये फंक्शन मनाते हैं LTT का। एक LTT का ऐसा ग्रुप होता है जो हिंसक यानी हिंसा से अपने अधिकारों की मांग करता है और पूरे श्रीलंका के अंदर हिंसा को बढ़ावा देता है, और वहीं पे सिविल वॉर का मेन रीज़न बनता है वी प्रभाकरण। ठीक है, बहुत सारी मूवीज़ भी बनी हैं उनके ऊपर। ठीक है, कि भाई वी प्रभाकरण कैसे थे, ठीक है, किस तरीके से उन्होंने बॉम्ब्स बनाए, सिविल वॉर कैसे करी, कितने लोग मारे, ये सब तो आप चाहें देख सकते हैं। बट अगर आप इसको पढ़ेंगे तो 12th के अंदर हमें ये पढ़ना है, जब श्रीलंका के साथ इंडियन रिलेशंस पढ़ेंगे, इंडिया रिलेशन विद श्रीलंका, तो इसके अंदर हम जानेंगे। ठीक है बच्चा, तो भैया की फीचर क्या थे 1956 के एक्ट के, यानी वो एक्ट, वो संवैधानिक जो एक्ट था जो श्रीलंका ने लाया, जो श्रीलंका लेके आया, जिसकी वजह से उसके देश के अंदर ये चीज़ें बदलने लगी और बिगड़ने लगी। बदलने और बिगड़ने लगी मतलब सिविल वॉर की कंडीशन बन गई। तो ऐसा क्या था इसके अंदर, ऐसा क्या था भाई? सबसे पहले इन्होंने कहा स्टेट प्रोटेक्शन ऑफ बुद्धिज्म, कि स्टेट जो है बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेगा, हिंदुज्म जैनिज्म इन सबको नहीं। अरे बुद्धिज्म को क्यों सर? क्योंकि बेटा सिन्हाला जो कम्युनिटी थी वो बेसिकली किस में बिलीव करती थी? सिन्हाला कम्युनिटी बिलीव ही बुद्धिज्म करती थी। तो बुद्धिज्म को बचाने का या फॉस्टर करने का जो मेन मकसद था वो यही था कि हम सिन्हाला कम्युनिटी को बढ़ाएं, सिन्हाला कम्युनिटी को बढ़ाएं। क्लियर? सेकंड पॉइंट आता है सिन्हाला एप्लीकेंट्स वर प्रेफर्ड फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब, यानी अगर गवर्नमेंट जॉब के अंदर कोई जाएगा तो वो कौन जाएगा? सिन्हाला जाएगा, कोई और नहीं जाएगा। सिन्हाला ही लोग होंगे जो सारी चीज़ें करेंगे, सिन्हाला ही लोग होंगे जिसको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, जिसको स्कूल में एडमिशन मिलेंगे, जिसको गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिलेगा, यानी तमिल लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। आप कहेंगे सर तमिल लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी उस देश पे अधिकार है ही नहीं तमिल्स का। ये सीधे सीधे ये एक्ट यही बता रहा था, और इस एक्ट के चलते बहुत सारे तमिल्स को गुस्सा भी आया कि यार ये ऐसे कैसे चल रहा है, ऐसा ये कैसे चल रहा है। चलिए नेक्स्ट, सिन्हाला वाज रिकॉग्नाइज्ड द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, दस तमिल लैंग्वेज वाज डिसरिगार्डेड। सिन्हाला जो भाषा थी, जो सिन्हाला भाषा थी, सिर्फ उसी को ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया कि भैया सिन्हाला लैंग्वेज को हम ऑफिशियल लैंग्वेज मानेंगे, कोई और लैंग्वेज यहाँ पर रन ही नहीं करेगी, नहीं काम नहीं करेगी। आपने कहा है सर सिन्हाला लैंग्वेज वहाँ पे था, तमिल लैंग्वेज थे, यानी जो तमिल्स थे उनको ना तो उनकी लैंग्वेज को कुछ माना गया, ना ही वहाँ के मतलब धर्म को उनके माना गया तमिल्स लोगों के। ठीक है, ना ही उनको जॉब्स मिली, ना ही स्कूल कॉलेज कहीं भी एडमिशन नहीं मिला, यानी सारी चीज़ों से वो बेरुख रहे। अब समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि भाई इतनी सारी सिचुएशन हो गई तो भाई गुस्सा नहीं आएगा। आप एक देश के अंदर रह रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, उस देश के रहते हैं, लेकिन आपकी भाषा को डिसरिगार्ड कर दिया जाता है। भैया तुम्हारी भाषा क्या है, तुम बाहर में हो, तो हम कोई तुम्हारी भाषा को नहीं मानते। आप कहते हैं कि आप हमारे देश में रहते हो, हम नहीं मानते कि आप हमारे देश के नागरिक हो। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर सिन्हाला जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब्स उन्हीं को मिलेंगी, गवर्नमेंट कॉलेजेस में वो पढ़ेंगे, और सरकार के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला लोग आएंगे, आप लोग नहीं आएंगे। आपका धर्म, हम आपके धर्म को नहीं मानते, सिर्फ बुद्धिज्म को अगर आप मानते तो अच्छी बात है, वरना बुद्धिज्म पे आ जाइए। सिर्फ भाषा के आधार पे ये सारी चीज़ें चल रही थी तो लोगों को गुस्सा नहीं आएगा, सर गुस्सा तो बहुत आएगा, क्योंकि ये जो लॉ था, ये जो कानून था, ये कानून मेजोरिटेरिज्म को प्रमोट कर रहा है, यानी बहुसंख्यकवाद को प्रमोट कर रहा है, जो बहुत मुश्किल काम। बहुत मुश्किल कैसे है? ये बहुत मुश्किल इस तरीके से है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ की बात हो रही है, एक ही धर्म की बात हो रही है, एक ही भाषा के लोगों की बात हो रही है, बाकी सबको फेंक दिया गया है। क्लियर? अब इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा होता है श्रीलंका पे। ठीक है, श्रीलंका पे इस पर इफेक्ट बहुत बुरा होता है। ऑल दीज मेजर्स कमिंग वन आफ्टर अनदर, कि एक के बाद ये सारे मेजर्स लिए गए। ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ द एलिनेशन। इसी बीच जो श्रीलंका के जो तमिल थे, एक के बाद ये सारी चीज़ें होती रही तो श्रीलंका के तमिल्स को लगा यार ये तो हमारा देश है ही नहीं, हम तो लगता है हम दूसरे देश के नागरिक हैं, क्योंकि अगर ये हमारा देश होता हमें कुछ ना कुछ तो अधिकार देता, ये तो हमें अधिकार ही नहीं दे रहा है। ठीक है, The distrust between the two communities turned into widespread conflict and soon it turned into a civil war. और धीरे धीरे ये जो चीज़ थी ये दोनों राज्यों के मतलब दोनों कम्युनिटी के अंदर एक गुस्से का रूप ले लेती है, और दोनों के अंदर का जो खाई है वो बड़ी हो जाती है, और वहीं से सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है। ये दोनों जो कम्युनिटीज़ होती हैं एक दूसरे के खून की प्यासी हो जाती है, क्योंकि तमिल चाहते थे कि उनको अधिकार मिले और सिन्हाला चाहते थे उनको अधिकार ना मिले, तो उन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया और न जाने कितने ही नेता मार।
मैंने आपको बताया था विपरागण ने एलटीटी का रुख अपनाया और उस देश के अंदर ऐसी ऐसी जगहों पे बॉम्ब, प्लास्टिक बॉम्ब्स, पता नहीं क्या कैसे कैसे बॉम्ब्स बनाए और लोगों को मारा। उन्होंने विपरागण ने अपनी पर्सनल आर्मी बनाई जो इसका अधिकार मांग रही थी। इल्म का मतलब होता है एक सेपरेट स्टेट। इन्होंने सेपरेट स्टेट की मांगी, भैया हमें सेपरेट जगह दे दो और हम वहाँ पे जी लेंगे। उन्होंने कहा नहीं। यही रीजन था कि जब पीस कीपिंग फोर्स आई थी श्रीलंका के अंदर, ठीक है, पीस कीपिंग फोर्स को भेजा गया इंडिया से, तो ये कहते हैं कि भैया इंडिया को तो हमारी मदद करनी चाहिए क्योंकि इंडियन तमिल्स भी हैं और ये हमारी मतलब इंडियन आर्मी भेज के हमारी मरवा रहे हैं। तो वी प्रभाकरण ने उस वक्त यानी भूतपूर्व हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी को बॉम्ब से उड़वा दिया था। श्रीलंका को लगा यार कि कुछ ज़्यादा ही क्रेजी कर दिया इसने, आपने एक देश का भूतपूर्व प्रधानमंत्री उड़ा दिया, ठीक है, एक ऐसे परिवार का व्यक्ति उड़ा दिया जिस मतलब की हत्या कर दी जिसका जो पास्ट है वो देश की आज़ादी से जुड़ा हुआ है। आपको लगता था कि हम छोड़ देंगे, नहीं। इंडिया ने भी बहुत चीज़ें उठाई लेकिन धीरे धीरे ये इतना मतलब ये इस रक्त तक फैला हुआ था श्रीलंका के कि इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं था। उसको ख़त्म होने में बहुत समय लगने वाला था और ये बहुत समय लगा भी, क्योंकि ये एक ऐसा नासूर था जो रह रहकर श्रीलंका की जो सरकार थी उसके आगे आ रहा था। वी सॉ कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स, हमने कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म देखी पावर शेयरिंग की जो बेल्जियम और श्रीलंका के बीच थी। बेल्जियम के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार संशोधित किया गया ताकि दोनों कम्युनिटी एक साथ चल सकें, दोनों के अंदर एक अरेंजमेंट बन सके और सभी के सभी साथ साथ मिलकर रह सकें एक ही देश के अंदर। क्योंकि बेल्जियम नहीं चाहता था कि भाई सिविल वॉर जैसी कंडीशन होगी, अगर सिविल वॉर जैसी कंडीशन होगी तो वो देश वो चीज़ नहीं झेल पाएगा भाई। लेकिन अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका ने मेजोरिटेरिज्म का तरीका अपनाया, यानी बहुसंख्यकवाद का तरीका अपनाया जो उसने अडॉप्ट किया एलियनेशन की वजह से। मतलब तमिल्स को ऐसा लगने लगा कि वो एलियनेटेड है, मतलब एलियन है, यानी दूसरे देश से आए हुए हैं हम यार, हम इस देश के नागरिक ही नहीं हैं। तो उनको लगा ये बुरी बात है। और ये सिविल वॉर स्टार्ट हुई थी, ये कब एंड होती है? एंड होती है 2009 के अंदर, यानी अभी कुछ सालों पहले, अगर आप बात करें तो कुछ सालों पहले अभी एंड हुई है ये, बताइए। Hence it can be said that power sharing is necessary। और इसलिए कहा जाता है कि पावर शेयरिंग जरूरी है, वरना आपके देश के अंदर ऐसी सिविल वॉर की कंडीशन बन जाएगी कि आपका देश कभी आगे तरक्की कर ही नहीं पाएगा, और अगर तरक्की नहीं कर पाया तो चीज़ें बदल जाएंगी और बिगड़ जाएंगी। क्लियर? आई होप आपको ये चारों क्वेश्चंस आपके समझ में आ गए। ठीक है, चारों क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली। ठीक है कि भाई 1956 का एक्ट क्या था, ठीक है, एथनिक कंपोजिशन श्रीलंका की समझा दीजिए या फिर बेल्जियम की समझा दीजिए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे और ये जानते हैं कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, ऐसा क्यों चाहिए हमें पावर शेयरिंग। और ये क्वेश्चन पूछता भी है, क्वेश्चन पूछा भी है कि प्रूडेंशियल रीजन समझाइए, मोरल रीजन समझाते हैं। ठीक है, दो तरीके के रीजन होते हैं बेटा, एक प्रूडेंशियल होता है, एक मोरल रीजन होता है। प्रूडेंशियल रीजन है इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स। ये पर्टिकुलर रीजन है कि हाँ भाई ऐसा होता है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि भैया ये ऐसी चीज़ें होती हैं, ये प्रैक्टिकल यूटिलिटी है इसकी। प्रैक्टिकल यूटिलिटी के अंदर पहला रीज़न ये है कि ये कन्फ्लिक्ट, सोशल ग्रुप्स के कन्फ्लिक्ट को ना कम कर देता है कि कन्फ्लिक्ट नहीं होते, यानी लोगों के बीच में टकराव नहीं होता, टकराव की परिस्थितियों को कम कर देता है। ठीक है, टकराव की परिस्थितियों को कम कर देता है। ठीक है, सेकेंड है इट इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल रहता है। आपने देखा श्रीलंका के अंदर भी सरकार बदलती रही, ठीक है, क्योंकि वहां पर किसी भी एक मतलब एक कोई उन्होंने मेजोरिटी को दे रखा था। अभी युद्ध हो रहा है तो कभी सरकार गिरेगी कभी उठेगी, लेकिन अगर आपने पावर शेयर कर रखी है तो दोनों कम्युनिटी के अंदर इक्वली चीज़ें चलेंगी और इक्वली चीज़ें रन करेंगी, तो चीज़ें चलेंगी और इक्वली चीज़ें रन करेंगी। सीधी बात है। अगर हम बेल्जियम की बात करें, वहाँ पे सरकार गिर सकती है, नहीं गिर सकती, स्टेबलाइज गवर्नमेंट है। क्यों? क्योंकि दोनों कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ पर। ठीक है, कन्फ्लिक्ट को कम कर दिया। बेल्जियम के अंदर जो कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा था उसको शांत किया गया, अमेंड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि दोनों कम्युनिटी इक्वली चल सके। लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ। श्रीलंका के अंदर तो एक कम्युनिटी को उठाया, उसको कह दिया अरे तुम सभी के सब, अरे तुम राजा बाकी तो चोर है, तो वहाँ पे सिविल वॉर हुई। अगर मोरल रीजन की बात करते हैं, नैतिक कारणों की बात करते हैं, ये वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी की एक आत्मा है। ठीक है, डेमोक्रेसी इसके बिना नहीं चल सकती। डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि पावर शेयर हो, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो, किसी की एक के पास पावर कंसंट्रेट ना हो, यानी एक ही व्यक्ति के पास सारी पावर ना हो, सबके पास अलग अलग पावर बटी हुई हो। ठीक,
इट प्रोवाइड्स द लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, ये एक गवर्नमेंट को इस तरीके से बनाती है जहाँ पर वो रूल्स और रेगुलेशन पे काम करे, किसी भी एक को बेनिफिट ना दे, सभी के लिए इक्वल ट्रीटमेंट की बात करे और इक्वली ट्रीट करे और इक्वली चीज़ों से चले। ये मोरल रीजन है। क्लियर? प्रूडेंशियल रीजन क्या आता है? स्टेबल गवर्नमेंट मिलती है हमें, ठीक है, कन्फ्लिक्ट को खत्म करता है। मोरल रीजन क्या आता है कि भैया लोकतंत्र की आत्मा है, इसके बिना लोकतंत्र किसी काम का नहीं है। क्लियर? और दूसरा लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार जो है जिम्मेदार बनती है, सरकार जिम्मेदार की तरह से अपने सभी नागरिकों के लिए काम करती है, किसी भी एक के साथ भेदभाव नहीं करती, सभी को इक्वल लेकर चलती है। क्लियर? नेक्स्ट आता है पावर शेयर के फॉर्म्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी पावर शेयरिंग के फॉर्म्स है। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग 4 फॉर्म्स होती हैं बच्चा, ठीक है, चारों इंडिया के अंदर अवेलेबल हैं, चारों इंडिया के अंदर अवेलेबल हैं। जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि भाई कौन कौन सी चारों फॉर्म इंडिया के अंदर है। अगर हम बात करते हैं, देखो हमारे पास हॉरिजॉन्टल पावर शेयर भी होती है बच्चा, ठीक है, ठीक है, वर्टिकल भी होती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल होती है, वर्टिकल होती है। अगर मैंने ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गलत बोला हो तो कृपया करके माफ़ कर दें, ठीक है, क्योंकि हमारी मैथ कमज़ोर है, ठीक है, इस तरीके से बांटी जाती है। चलिए अगर हम वर्टिकल की बात करते हैं, ठीक है, वर्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, यानी ये वाला हमारे पास वर्टिकल है, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो ये वाला जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, ये किस तरीके से होता है? जिसमें टॉप पे होती है हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे नीचे होती है हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट और सबसे लास्ट में होती है हमारे पास लोकल गवर्नमेंट। यानी हम टॉप से बॉटम में आते हैं या बॉटम से टॉप में जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश को देखती है, स्टेट गवर्नमेंट एक राज्य को देखती है, लोकल गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर एरिया को देखती है। यानी अपना पावर डिवाइड कर रखी है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी पावर होती है, स्टेट के पास अपनी पावर होती है, लोकल के पास अपनी पावर होती है। अगर आपके यहाँ पे रोड टूट गया तो ऐसे नहीं सीधे जाएंगे, अरे मोदी जी रोड बनाओ, भाई क्या बात होगी, आप निगम पार्षद के पास जाओगे, भाई साहब रोड बनाओ, ठीक है, आपको नौकरी नहीं मिल रही, आप सीएम के पास जाओगे, आपको सिलेंडर महंगा हो गया तो मोदी जी के पास जाओ, क्योंकि हर एक लेवल के पास गवर्नमेंट है, हर एक लेवल के पास अपने अपने अधिकार है। क्लियर? अब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल आप जानते हैं, हॉरिजॉन्टल 3 तरीके से बढ़ता है बच्चा, ठीक है, लेजिस्लेचर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इसके अंदर भैया लेजिस्लेचर का काम होता है बच्चा कानून बनाना, विच मेक्स द लॉ, लेजिस्लेचर कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव उसको लागू करता है और जुडिशरी उसकी देख रेख करती है कि भैया सब कानून सही चल रहे हैं, किसी का संविधान के अधिकारों का हनन तो नहीं किया, ऐसा तो नहीं है, सरकार अपने हिसाब से मन कर रहा है उस हिसाब से कानून बना रही है, नहीं। इस तरीके से अगर हम पावर डिवाइड करते हैं तो एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं। जुडिशरी कहती है कि भाई आप अपना कानून चेक करें, ठीक है, जुडिशरी के पास पावर है कि उस कानून को रोक सकते हैं अगर उसके अंदर उसको लगता है कि संविधान का किसी भी अधिकार का हनन हुआ है। एग्जीक्यूटिव भी सेम काम करते हैं, लेजिस्लेचर भी वैसे ही काम करती है, ठीक है। लेजिस्लेचर कानून बनाती है, लेकिन लेजिस्लेचर के अंदर हम जानते हैं हमारे पास पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो हमारे पास क्या है, लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक है, और प्रेसिडेंट है। अगर हम देश की बात करते हैं, अगर स्टेट की बात करते हैं तो हमारे पास विधानसभा है, विधान परिषद है, और वहाँ पे LG यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो इससे पास होता है कानून। यानी अलग अलग तरीके से हम पावर बांट के चल रहे हैं। क्लियर? अब आता है पावर ऑल्सो शेयर्ड अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अलग अलग सोशल ग्रुप्स के अंदर भी पावर शेयर की जाती है। रिलीजियस लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई थी बेल्जियम ने, हमने देखा था बेल्जियम के अंदर डच की गवर्नमेंट अलग थी, ठीक है, फ्रेंच भाषी की गवर्नमेंट अलग थी। ये क्या है, पर्टिकुलर एक ग्रुप को उसकी गवर्नमेंट दे दी, यानी ग्रुप को पावर दे दी कि ये आप इसके हिसाब से काम करेंगे, काम चलेगा। क्लियर? या फिर आप एक चीज़ समझ के देखते हैं, हम कम्युनिटी गवर्नमेंट को हम भी जानते हैं कि पर्टिकुलर कम्युनिटी की एक गवर्नमेंट बन जाती है। कम्युनिटी जो होती है हमने कम्युनिटी के, जैसे हम बहुत सारी ऐसी हमारे पास पार्टी है, ठीक है, जो पर्टिकुलर कम्युनिटी के बेस पे बनाएगी, जैसे BSP बहुजन समाजवादी पार्टी है, ठीक है, ये SC ST या OBC के अधिकारों की बात करती है, तो पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात करती है, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट के अंदर ये बन जाती है। बेल्जियम के अंदर डच और फ्रेंच भाषा के जो लोग थे वो सिर्फ डच और फ्रेंच भाषा के लोगों के लिए अधिकारों की बात कर सकते हैं, उनके अधिकारों की चीज़ें देख सकते हैं, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो चाहे बाकी चीज़ों से रिलेटेड, उन्हें बाकी सबसे मतलब नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, लास्ट है पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज। पावर पॉलिटिकल ग्रुप्स में शेयर होती है, हम जानते हैं देयर वाज पॉलिटिकल ग्रुप्स जस्ट लाइक इन इंडिया देयर वाज वेरियस पॉलिटिकल ग्रुप्स। क्लियर? ठीक है, और यहाँ पे पार्टीज भी हैं, जैसे आप पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर अगर हम बात करें BJP है, ठीक है, कांग्रेस है, NSP है, और सॉरी
एनसीपी है, क्लियर, आम आदमी पार्टी है, बीएसपी है, समाजवादी पार्टी है, महाराष्ट्र के अंदर पार्टीज हैं और शिवसेना है, ठीक है। ये सारी पार्टीज के अंदर हमने बांट दी चीज़ों को, पावर अलग अलग तरीके से शेयर हो रही है। यहाँ पर पावर हमने बांट दी गवर्नमेंट के बेसिस पे, यहाँ पर बांट दी कानून बनाने के बेसिस पे, यहाँ पर बांट दी कि एक कम्युनिटी है और वो उस कम्युनिटी के हिसाब से चलेगी। यहाँ पर हमने पावर बांट दी भैया सोशल ग्रुप्स में, पॉलिटिकल ग्रुप, पार्टीज में। प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? प्रेशर ग्रुप्स होते हैं बेटा जो गवर्नमेंट पे किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर प्रेशर जनरेट करते हैं, प्रेशर बनाते हैं, और जब वो काम पूरा हो जाता है वो गायब हो जाते हैं। इनका काम ही प्रेशर बनाना होता है। जैसे मान के देखो, आपको किसी पार्टी में जाना है और आपके पापा ने मना कर दिया कि नहीं जाएगा, तो तुम मम्मी के पास जाते हो, मम्मी मैं तो मम्मी जाने दो, सारे जा रहे हैं। जैसे ही पापा कहते ठीक है, तो भैया उस प्रेशर ग्रुप का यानी मम्मी का काम हो जाता खत्म, तुम भगते में निकल जाते हो, भगते। तो वही प्रेशर ग्रुप का काम है। जब तक चीज़ें सही चल रही है वो प्रेशर ग्रुप काम करेगा, जब तक चीज़ें मतलब जब तक उसका टॉपिक है तब तक तो वो कहेगा यार हम बताएंगे कैसे कैसे कैसे, और जहाँ उसका काम खत्म वो गोली हो जाएगा। क्लियर? और यहाँ पर दो वर्ड्स और पढ़ते हैं हम, एक होता है सिविल वॉर, एक होता है मेजोरिटिज्म। सिविल वॉर का मतलब होता है एक वायलेंट कन्फ्लिक्ट। वायलेंट कन्फ्लिक्ट का मतलब है कि भैया लड़ाई वड़ाई हो रही है, ठीक है, हिंसक प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो आ चुके हैं, कुछ अपोजिंग ग्रुप हैं जो एक कंट्री के अंदर रहते हैं, और इंटेंस दैट इट अपीयर्स लाइक अ वॉर, और ये वॉर की तरह लगता है। मतलब एक ही देश में रहने वाले दो या दो से अधिक जो ग्रुप्स होते हैं उसके अंदर लड़ाई बच जाती है, ठीक है, लड़ाई वड़ाई खिंच जाती है, एकदम मार कुटाई चल जाती है और वायलेंस बढ़ जाता है। तो ऐसा लगता है कि ये वॉर हो गई, नहीं युद्ध छिड़ चुका है। और इसी कंडीशन को क्या कहते हैं बच्चा? इसी कंडीशन को हम सिविल वॉर कहते हैं। सिविल का मतलब होता है घर के अंदर, सिविल वॉर यानी घर के अंदर। जैसे याद है तुम्हें एवेंजर सिविल वॉर, उसके अंदर आपस में लड़ जाते हैं दो ग्रुप बना के, तो वो सिविल वॉर इसलिए रखा है नाम। सिविल वॉर का मतलब ये होता है कि आपस में गुद गएंगे, आपस में आ रहा है ऐसे क्या सारा मार देंगे, ऐसे क्या मार देंगे तुम, तो बढ़ गए आपस में। मेजोरिटिज्म का मतलब होता है एक बिलीव होता है कि मेजोरिटी जो कम्युनिटी है वो एबल है रूल करने के लिए एक सेंचुरी के अंदर इन विच एवर वे इट वांट्स, कि भैया एक देश के अंदर किसी भी सदी के अंदर किसी भी जगह पर मेजोरिटी अपने हिसाब से रूल करे, मेजोरिटी अपने हिसाब से रूल करेगी जिस हिसाब से वो चाहे। उसे नहीं मतलब कि भैया माइनॉरिटी की क्या ज़रूरत है, माइनॉरिटी की क्या नीड्स है, उसे नहीं पता। बाय डिस्क्राइबिंग द विशेस एंड नीड्स, ठीक है, ऑफ माइनॉरिटी, कि माइनॉरिटी की नीड क्या है, ज़रूरत क्या है, उसे मतलब नहीं। अरे हम जिएंगे मस्ती में, आग लगे मस्ती में यार, अरे भाई मस्ती में, आग लगे मस्ती में। तो मेजोरिटी अपने हिसाब से जीते, उसे नहीं मतलब उसके देश में क्या चल रहा है, माइनॉरिटी का क्या नीड है, उसे कोई मतलब नहीं। उसे ये पता है मुझे मेरा अधिकार मिले बहुत है, मेरा अधिकार बेस्ट है, उससे अच्छा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्लियर? तो ये आपका चैप्टर है बेटा, यहाँ पर होता है फिनिश, ठीक। और यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश हो गया है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय, लव यू टू गाइज। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वन शॉट के